हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोगों का जो इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जीवाश्म से उद्विकास के प्रमाण का अध्ययन किया था, मतलब वी स्टडी द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपको पिछली बार बता दिए थे। आज हम लोग उद्विकास के प्रमाण का अध्ययन भ्रूणिकी से करेंगे, मतलब वी विल स्टडी द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रोलॉजी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी क्या है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। मतलब एम्ब्रियोलॉजी, भले ये नहीं प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें जो एम्ब्रियोलॉजी है या भ्रूणिकी है, ये भी बायोलॉजी की एक शाखा है, मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें युग्मक जनन से लगाकर भ्रूणी परिवर्धन और प्रसव तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। मतलब युग्मक जनन मतलब शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, फिर उसके बाद मेथुन, निषेचन, भ्रूणी परिवर्तन में विदलन, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गेस्ट्रुला स्टेज, फिर उसके बाद अंग जनन और इन दी एंड प्रसव। इन सब का अध्ययन जो होता है ये जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम लोग भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी विद द गैमेटोजेनेसिस, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस टिल द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। इस बीच में जितने भी सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, कोपुलेशन, क्लीवेज, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गेस्टुला स्टेज, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड इन दी एंड पार्चुरेशन, ये जितनी भी सिक्वेंशियल इवेंट्स होती है, इन सिक्वेंशियल इवेंट्स की स्टडी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब ये ब्रांच हमें किस टाइप से इवोल्यूशन को या उद्विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है, और इससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आ सकता है अभी। ठीक है ना। तो इस पार्ट में से एक प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। उस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द थियरी ऑफ रिकैपिचुलेशन, है ना। और इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकते हो: पुनरावृत्ति का सिद्धांत, बायोजेनेटिक सिद्धांत, और व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। इस सिद्धांत, इस तीनों के एक ही नाम है ये, मतलब ये एक ही प्रोसेस के तीन नाम है। मतलब व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, बायोजेनेटिक सिद्धांत, और अभी मैंने आपको एक और कौन सा बताया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन, बायोजेनेटिक लॉ एंड ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर वन वर्ड में भी पूछा गया है और 2 और 3 नंबर में भी पूछा गया है। वन वर्ड में तो ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। तो ये सिद्धांत जो देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 2 थे, वान बियर और हिकल, अर्नेस्ट हिकल। इन दोनों सिद्धांत, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या जिसी को हम लोग व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को
बायोजेनेटिक नियम भी कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। अब ये तो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा वान बियर और हीकल। अब अगर मान के चलो ये प्रश्न आपका 2 या 3 नंबर में आ गया, तो हमें इसको हम किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, किस टाइप से इसको एग्जामिनेशन में लिखेंगे, ठीक है ना। इस पे हम लोग मेन इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये इस सिद्धांत का पहले तो अर्थ समझे आप लोग, अर्थ समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। इस सिद्धांत को जो देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वान बियर और हिकल, उन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली एनिमल्स, उन एनिमल्स का यदि आप इनिशियल डेवलपमेंटल हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, मतलब ये जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, इस एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, पर हिंदी में बोलते हैं परिवर्धन जैविकी। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आया है, परिवर्धन जैविकी क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ही एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कंपैरेटिव अपन एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बर्ड्स से अपनी तुलना करते हैं, हालांकि बर्ड्स और हमारे अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बर्ड्स जो रहते हैं वो अंडे देने वाले जंतु हैं, ओविपेरस एनिमल है, और हम लोग विविपेरस एनिमल है। बट हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इनिशियल स्टेप्स होती है वो सब एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मनुष्य के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस होती है, उसी टाइप की स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस की प्रोसेस अदर वर्टिब्रेट एनिमल में भी होती है, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में। फिर उसी टाइप से जैसे हम लोगों के अंदर कोइटस या मेथुन या कोपुलेशन होता है, वैसे ही उनमें भी होता है, अदर एनिमल के अंदर भी। फिर जिस टाइप से हमारे अंदर स्पर्म और ओवम के बीच में फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात अनदर है कि बर्ड्स में और मेमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब उनके अंदर बाह्य निषेचन होता है। बट फर्टिलाइजेशन अल्टीमेटली स्पर्म और ओवम के बीच में ही होता है, भले ही वो शरीर के बाहर हो चाहे शरीर के अंदर हो, है ना। इट्स डिपेंड अपॉन द मीडियम, मतलब कहाँ पे हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, बट द प्रोसेस विल बी द सेम, ओके। फिर उसके बाद जायगोट बनता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसमें क्लीवेज भी लगभग क्लीवेज पैटर्न अलग हो सकता है, पर प्रोसेस क्लीवेज में वही होता है कि यूनिसेलुलर जायगोट्स को मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना, मतलब एक कोष की जायगोट से बहुकोष की भ्रूण बनना, ठीक है ना। ये प्रोसेस भी सब सेम होती है। सभी के अंदर मोरुला स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर गेस्टुला स्टेज आती है, फिर उसके अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनती है। फिर उसके बाद एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से सभी के अंदर एक जैसे प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। वो बात की बात है कि वो एनिमल के अंदर उसका जो बॉडी पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। हमारा बॉडी पैटर्न जैसा है, हमारे अंदर भी टाइप से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। फिर उसके बाद हम लोग चूंकि विविपेरस एनिमल है, तो जब अपने अंदर पूरा कंप्लीटली चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका पार्चुरेशन होता है, प्रसव होता है। बर्ड्स में चूंकि वो एग लेइंग एनिमल है, तो उनमें से जो चिक होता है, चूजा होता है, वो बर्ड वो एग्स में से हैचिंग करके बाहर निकलता है। तो जैसे हमारे अंदर प्रसव होता है, उनमें हैचिंग होती है। तो लगभग प्रोसेस सबकी सेम है। इससे क्या बात प्रूफ होती है, इससे बात प्रूफ होती है कि सबका एक कॉमन एंसेस्टर से, एक सामान्य पूर्वज से उद्विकास हुआ है। फिर वो अलग अलग लाइन ऑफ डायरेक्शन में अलग अलग उनका एडाप्टिव रेडिएशन हो गया, उनका अनुकूली विकिरण हो गया, और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में अलग अलग एक एंसेस्टर से, अपने कॉमन एंसेस्टर से वो अलग अलग अपने अपने हैबिटेट में चले गए। तो ये जो ब्रांच है बाय एम्ब्रियोलॉजी, ये हमें उद्विकास का प्रमाण उपलब्ध कराती है कि सभी जीवधारियों में, खासकर वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर, कशेरुकी जंतुओं में प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्तन लगभग सब में एक जैसा होता है। मतलब इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज मोर और लेस सेम इन ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि उद्विकास
जो है वो ये उद्विकास का हमें एक डायरेक्ट, हमें प्रत्यक्ष प्रमाण इससे मिल रहा है। अब हमारा जो सिद्धांत है उसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या उत्तर लिखोगे? इतना बड़ी तो आप लिखना सर लिखोगे तो काफी समय लग जाएगा। अपने से पूछा भी नहीं गया, अपने से 2 या 3 नंबर में पूछा है, तो अपने को उसको बहुत शार्ट में समझाना है। तो इसमें 2 वर्ड है, एक है व्यक्ति वृत्ति और एक है जाति वृत्ति। अंग्रेजी में बोलते हैं ओंटोजेनी और सेकंड है फाइलोजेनी। पहले आप लोग इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझे। ओंटोजेनी का मतलब होता है द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीवधारी का परिवर्धनी इतिहास या परिवर्धन जैविकी, या उसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये जो कहलाता है ये कहलाता है ओंटोजेनी। फिर कहलाता है फाइलोजेनी, जिसको हम लोग जाति वृत्ति भी कहते हैं। जाति वृत्ति क्या है? द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल इज नोन एज फाइलोजेनी। मतलब किसी जंतु का जाति वृत्ति इतिहास उसकी फाइलोजेनी कहलाता है। तो अब अपना जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइलो ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब जो व्यक्ति वृत्ति होता, मतलब हम हैं, जैसे हम कहाँ से आए? अपने पेरेंट्स से आए। हमारा जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्म ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गेस्टूला, फिर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, फिर ऑर्गन्स बने, फिर नया ऑर्गेनिज्म बना। अब जब हम आ गए, अब हम अगली अपनी जनरेशन, जब हमारी नई ऑफस्प्रिंग आएगी, तो वी विल रिपीट अवर हिस्ट्री ऑफ अवर एंसेस्टर। हम लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराएंगे। इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसको बिल्कुल एकदम शार्ट में बता दें, इसमें आप तो जैसा ये वर्ड दिया ऐसे कैसे इसको 2 लाइन में लिख दो। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वृत्ति अपने जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, मतलब कोई भी जीवधारी अपने पूर्वजों के इतिहास को पुनः दोहराता है। मतलब ontogeny repeats its phylogeny means an organism repeats the ancestral history of its ancestor। ये कहलाता है आपका व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, मतलब थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन या ontogeny repeats phylogeny। इस सिद्धांत को वान बियर और हिकल ने दिया था, इसलिए इसको हिकल का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको ही बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, मतलब बायोजेनेटिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये हमारी एक ब्रांच थी बायोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी, जिससे हमने आज ये समझा कि किस टाइप से हमारा, हम सब का जितने भी एनिमल है जो आज प्रेजेंट टाइम में अर्थ पे है, इनवर्टिब्रेट एनिमल का एक एंसेस्ट्रल स्टॉक रहा होगा और वर्टिब्रेट एनिमल का एक एंसेस्ट्रल स्टॉक रहा होगा। उस एंसेस्ट्रल स्टॉक से अलग अलग लाइन ऑफ डायरेक्शन में अलग अलग एनिमल का अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ और दे एडाप्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स, और वो अपने जो भी उनका आवास था उस आवास में वो अनुकूलित हो गए और वहां पर वो अपना जीवन, मतलब अपनी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, और उनमें भी अभी भी कंटिन्यूअसली द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, और उनसे फिर नई नई स्पीसीज उनमें वेरिएशंस आई। उन वेरिएशन के कारण नए नए ऑर्गेनिज्म, नए नए उनकी स्पीसीज डेवलप हुई। जैसे सपोज करो आज अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीसीज ग्रुप कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रजाति धारण करने वाला कशेरुकी जंतुओं का समूह कौन सा है, तो वो है पाइसिस फिश, मतलब सबसे ज्यादा प्रजाति मछलियों की पाई जाती है कशेरुकी जंतुओं में। ठीक है ना? आप एक ही तालाब में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको ढेरों प्रकार की मछलियां मिल जाएगी। कतला मिल जाएगी, लेबियो रोहिता मिल जाएगी, लेबियो कालवासु मिल जाएगी, वेलेगो अट्टू मिल जाएगी, सिरिनस मृगाला मिल जाएगी। ठीक है ना? समझ में आएगी? हेट्रोपिनिस्टस फासिलिस मिल जाएगी, बहुत सारे टाइप की फिशेज मिलेगी। अगर आप अर्थ के ऊपर भी, मतलब अर्थ के ऊपर आप देखेंगे तो कितने सारे मेमेलियन एनिमल है। हार्बीवोर्स में आपको सैकड़ों टाइप के एनिमल मिल जाएंगे।
कार्निवोरस में अलग टाइप के एनिमल मिल जाएंगे, ओमनिवोरस में अलग टाइप के एनिमल मिल जाएंगे, इसी टाइप बर्ड्स में। तो ये क्या है, ये ऐसा थोड़ी कि सब इकट्ठे आए थे, वो धीरे 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 उनमें नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते गए और नए नए इवोल्व। और फिशेस में भी बहुत टाइप की फिशेस होती है कुछ मछली ऐसी होती है जिनका एंडोस्केलेटन जो रहता है अंतकंकाल उपास्थि से मिलके बना होता है, वो कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है, जैसे स्कोलियोडॉन, काइमेरा, ठीक है ना, ये कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब इनका कंकाल आपका उपास्थि का बना होता है। ओस्टियोसाइट्स है ना, ओस्टियोसाइट्स में आपकी हो जाएगी, मतलब जो ऑस्टियोक्थिज फिशेस है उसमें आपकी कतला कतला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालबासु, ये जो फिशेस है ये बोनी फिशेस है, मतलब ये, मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन से मिलके बना होता है। उसी टाइप से कुछ फिशेस ऐसी होती है विच रेस्पायर विद बोथ गिल्स एज वेल एज लंग्स, तो उन फिशेस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, किसके बीच की, फिश और एम्फीबिया के बीच की। ये तीन फिशेस हैं आपकी, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन, नियोसीरोटोडस, ठीक है ना। तो ये अभी आपको याद होना चाहिए। तो इस टाइप से ये हमें इस बात का प्रूफ मिला कि ये तीन स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थी, मतलब एम्ब्रोलॉजी, पेलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। और भी बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, ठीक है ना, और फाइटोजियोग्राफी है। फाइटोजियोग्राफी से भी हमें इवोल्यूशन के एविडेंस मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइटोजियोग्राफी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग एनिमल और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करते हैं, कि अर्थ पे किस एरिया में, किस रीजन में कौन से एनिमल कौन से प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगी फाइटोजियोग्राफी, ठीक है ना। और अगर एनिमल की स्टडी का मतलब एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगी जू जियोग्राफी, और दोनों को मिलाकर कहेंगे बायोजियोग्राफी, ठीक है ना। तो फाइटोजियोग्राफी और जू जियोग्राफी जो है वो भी हमें एविडेंस अवेलेबल करवाती है, काय का, इवोल्यूशन का। इसका मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ, मार्सुपियल एनिमल, ठीक है ना, कंगारू। कंगारू जो है केवल पूरे वर्ल्ड में न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलेंगे आपको। इसका ये क्या बात प्रूव करता है कि उस एनिमल का वहीं इवोल्यूशन वहीं पे हुआ होगा, बिकॉज दिस एनिमल इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो जंतु जो है आपको पूरे वर्ल्ड में, आप कंगारू, आप इंडिया का पूरा, इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है, या मान के चलो इंडिया छोड़ो, आप दूसरी कंट्री में भी अगर आप चले जाएंगे तो यू विल नॉट सीन द कंगारू, आपको कंगारू कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगारू उस ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है। और वो अगर दूसरे, अगर मान के चलो अपन शिफ्ट भी करें, सपोज करो जैसे अपन चीता लेके आए अफ्रीकन कंट्रीज से, तो अगर आप मान के चलो कंगारू को लेके आप इंडिया में रख दो तो वो कंगारू जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ और दे आर कंप्लीटली एडाप्टेड टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। तो ये फाइटोजियोग्राफी और जू जियोग्राफी, और जिनको मिलाकर हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। इन बायोजियोग्राफी से भी हमें उद्विकास के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार कीवी बर्ड भी न्यूजीलैंड रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार चीता का ही अगर अपन एग्जांपल लें तो चीता केवल वार्म क्लाइमेट वाली जो कंडीशन है, जहां पर हम लोग कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल कंडीशन है, उन सब ट्रॉपिकल रीजन में ही, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में ही सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए वो उसको यहाँ पे आप देखेंगे कि अफ्रीकन कंट्री से केवल एमपी में ला करके छोड़ा उसको, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में जे&के में क्यों नहीं ले गए उसको, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट अफ्रीकन क्लाइमेट से बिल्कुल मोर और लेस सेम है, ना तो यहाँ पे ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ना जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और वो एनिमल यहाँ के क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, इसलिए उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण एमपी में ही किया जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप टाइगर देखेंगे, लायन देखेंगे, तो टाइगर और लायन आपको जो कोल्ड रीजन कंट्रीज है वहां पे नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ पे जो ठंडे जलवायु उन देशों में नहीं मिलेगा, केवल वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन की जो कंट्री है जहाँ पर जलवायु गर्म रहती है या मॉडरेट क्लाइमेट है वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सब चीजें
मतलब जो मान के चलना पूरा नेचुरल है ये। और इससे बात प्रूफ होती है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो इवोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर किसी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर हैबिटेट में हुआ है। और बहुत बार तो क्या होता है कि वो एनिमल स्पीसीज उस वहां की उस एरिया की लोकल स्पीसीज के रूप में ही हो जाती है। उसका हमें क्लासिकल एग्जांपल देखने को मिलता है कंगारू में, मार्सुपियल एनिमल है ना। ये अपनी जो क्लास मेमेलिया होती है उसकी सब क्लास होती है मेटाथीरिया, उस मेटाथीरिया का मेंबर है ये। और ये मार्सुपियल इसलिए बोलते हैं कि इनके अंदर एक इनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी में एक पाउच स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक थैली जैसी रचना होती है। उस रचना को मार्सुपियल पाउच कहते हैं, है ना। उस मार्सुपियल पाउच में दे कीप देयर यंग वंस अनटिल एंड अनलेस दे कंप्लीटली नॉट डेवलप्ड। मतलब उस पाउच के अंदर उस अपने जंतु को सहेज के संभाल के रखते हैं जब तक कि वो कंप्लीटली डेवलप्ड ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे उद्विकास के जो अलग अलग ब्रांचेस थी बायोलॉजी के, उससे एविडेंस थे। अब इसके बाद हम लोग इवोल्यूशन के हमने प्रमाण भी जुटा लिए। अब इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, मतलब उद्विकास के जो सिद्धांत है, उसमें लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और म्यूटेशन थ्योरी, ये हमारे कोर्स में 4 बहुत डिटेल से दे रखा है। एक तो लेमार्किज्म दे रखा है, डार्विनिज्म दे रखा है, म्यूटेशन थ्योरी दे रखी है और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो को आप लोग सभी 11th के बच्चे भी और 12th के बच्चे भी देखें, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।